नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। पिछली कक्षाओं में हमने 26 सेट पेपर कर लिए हैं ब्रह्मास्त्र वाले, ठीक है। आज की कक्षा में हम जो है ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 27 करने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको 40 तो टॉपिक वाइज कराए जाएंगे और आपके 20 जो है फुल हैं, लेकिन वो आपके फुल अदर सीरीज में कराए जाएंगे। 40 टॉपिक वाइज ब्रह्मास्त्र में जाएंगे और आपके 20 फुल लेंथ आपके 40 टॉपिक वाइज होने के बाद फिर ब्रह्मास्त्र वाले फिर फुल वाले चलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पेपर 27 है आज कृषि प्राविधिक सहायक के लिए यूपी SSSC AGTA 2024 के लिए ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट, जो कि ये सीरीज में 27 है, जिसमें हम जो है 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और आपके 20 क्वेश्चन यूपीजी के। कल क्लास ये शेड्यूल तो कल थी क्लास, लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कल कि आपका जो इंटरनेट था वो सर्वर ऊपर से ही नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया कल। शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जो आपकी ये ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है ना, जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर चल रहा है, इसका पीडीएफ बहुत से बच्चे पूछते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वेबसाइट व एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, विजन एग्री एकेडमी के नाम से है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो है वेबसाइट visionagricademy.in सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 60 सेट पेपर पीडीएफ, जिसमें 20 तो फुल लेंथ सेट हैं और आपके 40 टॉपिक वाइज सेट हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ रहेंगी, 65 क्वेश्चन यूपी कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के प्लस 20 क्वेश्चन यूपीजी के। प्राइस मात्र 299 रुपए में, ठीक, 299 रुपए में 60 सेट पेपर, है ना। 60 सेट पेपर, 60 सेट पेपर मात्र 299 मिलने वाले, वो की प्रिंटेबल, ठीक। नेक्स्ट बात करें बच्चों, आप लोगों के लिए जैसा कि मैंने आपको 1 दिसंबर को या संडे को ही बताया था कि कृषि प्राविधिक सहायक के लिए आपके जो है प्रैक्टिस सेट मतलब फुल लेंथ सेट 25 बेसिकली आपको कम मिलेंगे, लेकिन अभी मैंने 25 सेट ही लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट सीरीज जो आएगी वो 40 सेट की रहेगी, मतलब कि एक सीरीज मैंने जो लॉन्च की है अभी फिलहाल में वो आपकी 25 प्रैक्टिस सेट की, 25 प्रैक्टिस सेट 399 रुपए में। कितने में? 399 रुपए में आपको प्रिंट के फॉर्म में आपके घर पर डिलीवर करके दिए जाएंगे 399 में। AGTA के लिए 25 फुल लेंथ टेस्ट, फुल प्रैक्टिस सेट। साथ में साथ खासियत क्या है इसमें कि आपको फुल टेस्ट, पूरा टेस्ट मिलेगा 25, ठीक। और इसी के अंदर आपका 399 के अंदर ही आपका डिलीवरी चार्ज इंक्लूड है। डिलीवरी चार्ज 100 रुपये आता है, ठीक है। और इसमें करीबन आपके 220 पेजेस हैं, 220 पेजेस हैं, ठीक है। 220 पेजेस है विथ सॉल्यूशन है, ये 220 पेजेस है विथ सॉल्यूशन के साथ है ये, ठीक है। और यदि जो बच्चे प्रिंट नहीं लेना चाहते हैं, 199 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कहां पर? विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट, विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर, है ना। एग्री एकेडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आपको जाना है, वहां से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। वो भी आपको कितना? 199 रुपए में। और जो बच्चे चाहते हैं कि हमें भैया प्रिंटेड चाहिए, तो वो 399 रुपए जो है हमें पे करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट व जो आपका प्रिंटेड नोट्स का या प्रिंटेड आपके जो एक है सेट पेपर, इसका लिंक मिल जाएगा। अगर कि आप लिंक से नहीं करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा। ये है 7880497104, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस नंबर पे आप डायरेक्टली संपर्क करिएगा तो आपको प्रिंटेड नोट्स आपके घर पर भेजा दिए जाएंगे। बस एक क्यूआर भेजेंगे, उस पर आपको 399 पे करना है। और जो बच्चे पीडीएफ चाहते हैं, केवल पीडीएफ, तो वो सीधा आपके जो विजन एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, ठीक। देखो हमने ये चीजें ऐड की है, ठीक। एक चीज और, आप बच्चों के लिए एक बहुत ही
अच्छे नोट्स जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एजीटीए का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हिंदी माध्यम में है, पूरा हिंदी मीडियम में है। ट्रांसलेशन मतलब कि ट्रांसलेटेड नहीं है, पूरा अच्छे से लैंग्वेज का ध्यान रखा गया है। मूल्य आपका है कितना, 1500 रुपये है। पूरा आपके कंप्लीट एग्रीकल्चर के बिल्कुल से सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा जैसा सिलेबस दिया गया है ना एजीटीए का, वैसे वैसे यहाँ पर हमारे जो एग्रीकल्चर के नोट्स के पेजेस है वो करीबन 1400 1450 पेजेस है। ठीक, 1450 पेजेस है। कंप्लीट सिलेबस कृषि का इसमें आपका कवर किया गया। सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, कृषि प्रसार, उद्यान विज्ञान, पादप कार्य की, पादप जैव प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी और पादप प्रजनन, कृषि अर्थशास्त्र, पशुपालन, आपका एपीकल्चर, सेरिकल्चर, मुर्गी पालन, सब कुछ कवर किया गया है इसमें। 1500 रुपए में पूरा एग्रीकल्चर कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, यदि आप ये नोट्स पढ़ते हो ना तो सिलेक्शन आपका तय है। ठीक, क्योंकि इसमें आपका, मुझे टाइम जरूर लग गया कि मुझे नोट्स बनाने में लेट हो गया, लेकिन सबसे अच्छे नोट्स हैं ये। डेमो आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके। और जो बच्चे पीडीएफ में लेना चाहें तो भैया 499 आपका पीडीएफ कृषि प्राविधिक सहायक जो कि वेबसाइट ऐप पे मिलेगा। ठीक है, और भैया अब हम कुछ नहीं बताएंगे, योद्धा बैच को नहीं बताएंगे, निर्णय बैच को नहीं बताएंगे, हम आपको ले चलते हैं सीधा सीधा आपके फुल टेस्ट। 40 फुल टेस्ट आपके लॉन्च हो चुके हैं जो कि आपके 299 हैं, ये भी मिल जाएंगे। एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं बच्चों, अगर कि आपको पसंद आए तो बताना। एक न्यू कॉन्सेप्ट लाए हैं, एक प्रैक्टिस बैच। अभी तो मैंने ये ऑफलाइन में शुरू किया है प्रैक्टिस बैच, अभी मैंने ऑफलाइन में शुरू किया है। ऑफलाइन में मतलब इसमें डेली का टॉपिक वाइज पर टॉपिक है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उतने क्वेश्चन पर डे के 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको जो है मिल भी जाएगा इसका डेमो, नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन पे जाना, विजन एग्री अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने ऑलरेडी 15 दिन का, अभी तो 8 दिन का मैंने डेमो मतलब कि टारगेट दिया है, 15 दिन का टारगेट दूंगा, मतलब कि पहले से ही इसमें जो है आपको डेली के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये आपका एग्जाम तक प्रैक्टिस कराएंगे, एग्जाम तक प्रैक्टिस कराएंगे इसमें। ये केवल अभी हमने ऑफलाइन शुरू किया है, ऑफलाइन शुरू किया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे एक सिलेबस से, एक टॉपिक से, या फिर कहें किसी एक टॉपिक से, यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन एक टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम तक हम कराने वाले हैं, इससे सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। ऑफलाइन में बेसिकली हमने इसका प्राइस जो है 3000 रुपए रखा है। 3000 रुपए एग्जाम तक आपको, जैसे डेली क्लास चलती है ना, यहाँ डेली टेस्ट चलेगा, डेली टेस्ट। इसको ऑनलाइन में भी लाने वाले हैं जल्द ही, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा अभी दिक्कत है, लेकिन ऑनलाइन में जल्द ही लेकर आएंगे इसको चीज को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये चीज थी, हमने आप लोगों को बता दी सारी चीजें। ठीक है, तो देखो सेट पेपर हम 100 क्वेश्चन कराते हैं, तो देखो 5 मिनट तो थोड़ा सा ऐड बनता है हमारा, है ना, 5 मिनट ऐड बनता है, तो 5 मिनट हम ऐड करते हैं और उसके बाद चल देते हैं अपने सेट पेपर की ओर। सेट पेपर आपका जो है 27 आपका जो है, अभी इसमें 14 बचे हुए हैं, आज 27वां है, 13 और बचेंगे आपके ब्रह्मास्त्र में, तो वो भी आपके पूरे कराने। ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे कमेंट में लिख रहे होते हैं कि सर ब्रह्मास्त्र अधूरा छोड़ दिया। नहीं छोड़ेंगे अधूरा, थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, मजबूरी हो जाती है, इंटरनेट नहीं आता, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से ब्रह्मास्त्र की क्लास डिले हो जाती है, लेकिन डिले नहीं होगी, है ना। ब्रह्मास्त्र तो हम आपको पूरा करा के जाएंगे, और उसके बाद फुल टेस्ट भी तो कराना है यार। डेली आपके यहाँ पर ऑफलाइन में फुल टेस्ट चल रहे हैं और बच्चों का अच्छा स्कोर भी आ रहा है ना, तो फुल टेस्ट भी तो कराना है अभी। तो फुल टेस्ट आपको डेली यूट्यूब पर कराएंगे, और जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, सेट पेपर लगाना चाहते हैं, तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है भैया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। आज जो है माइक्रोबायोलॉजी है, आज जो है सूक्ष्म
जो है आपका जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर वाला टॉपिक चलने वाला है आज। तो बढ़िया से आंसर करिएगा ए बी सी या फिर डी। बताइए भैया कि भैया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस मृदा जीवाणु है, जल जीवाणु है, वायु जीवाणु है, बी एंड सी दोनों। तो भैया ये आपका सॉइल बैक्टीरियम है, मृदा जीवाणु है भैया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस कैसा है? एग्रो आपका जो है मृदा जीवाणु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मृदा वनस्पति जात या सॉइल फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं? जीवाणु, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसिटीज व केचुए। ऑप्शन बी है केवल जीवाणु तथा कवक, जीवाणु, एल्गी, एक्टिनोमाइसिटीज और एवं पौधों के राइजोम उपयुक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? आपके जो है मृदा वनस्पति जात में कौन आते हैं, या मृदा आपके जो है उसमें वनस्पति में कौन आते हैं? आपके कवक, जीवाणु, एल्गी, एक्टिनोमाइसिटीज एवं पौधों के राइजोम। तो यहाँ पर देखिए सॉइल फ्लोरा या मृदा वनस्पति जात में जो आते हैं वो आते हैं आपके कवक, जीवाणु, एल्गी, एक्टिनोमाइसिटीज एवं पौधों के राइजोम। ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाता है। और भैया सेशन अच्छा लगे ना तो शेयर जरूर कर देना ज्यादा से ज्यादा, है ना? बढ़िया से शेयर जरूर कर देना अपने मित्रों को, अपने भाई लोगों को, मित्रगणों को, जो भी आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड से, सभी को शेयर जरूर कर देना, है ना? यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अगला प्रश्न है, मृदा में सबसे अधिक भार है में कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं? मृदा में सबसे अधिक भार में बोल रहा है भैया, वेट, बाय वेट, है ना? मृदा में सबसे अधिक भार बायोमास में कौन से सूक्ष्म जीव हैं? एल्गी, जीवाणु, फफूंदी या प्रोटोजोआ। बताइए भैया कौन से? आपके आज का टॉपिक सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें तो आपको सॉइल माइक्रो मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, यही सब पढ़ना पड़ेगा। बताओ जल्दी से भैया, 3 का बी आ रहा है, जीवाणु। जीवाणु तो नहीं होते भाई। बायोमास की पूछ रहा है भैया, याद रखना, थोड़ा सा ध्यान से आंसर करो भाई। बायोमास की कह रहा है, तो बायोमास सर्वाधिक किसका होता है? फफूंद का होता है ना? सर्वाधिक जो बायोमास होता है वो होता है फफूंद का, ठीक है? बायोमास सर्वाधिक होता है फफूंद का। और जनसंख्या या पॉपुलेशन की बात करें या फिर कहें आपको बैक्टीरिया सर्वाधिक पाया जाता है, लेकिन बायोमास में या फिर कहें भार के अनुसार बात करें तो आपका सर्वाधिक क्या होता है? फफूंद होता है। क्या होता है? फफूंद होती है सर्वाधिक। यहां पर सी राइट आंसर होगा, ना तो डी होगा, ना ए होगा, ना बी होगा। राइट आंसर यहां पर जो होगा वो होगा सी, है ना? फिर आपका अमोनिया नाइट्रेट में बदलती है फफूंद द्वारा, एल्गी द्वारा, केचुए द्वारा या जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई? अमोनिया नाइट्रेट में किसके द्वारा बदलती है भैया? बताओ जल्दी से। अमोनिया नाइट्रोजन में, नाइट्रेट में किससे बदलती है? नाइट्रोबैक्टर, है ना? नाइट्रोबैक्टर होता है ना? तो नाइट्रोबैक्टर क्या है भैया? बैक्टीरिया है एक तरह से, है ना? तो बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु द्वारा, है ना? तो अमोनिया नाइट्रेट में बदलती है किससे? आपका जीवाणु द्वारा, है ना? नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गेहूं फसल के लिए उपयोगी जैविक खाद है राइजोबियम संवर्ध, नील हरित शैवाल संवर्ध, एजोटोबैक्टर संवर्ध या फिर कहें एजोला संवर्ध। बताइए भैया जल्दी से आंसर, ए बी सी या फिर डी। अरे भैया पहले शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में, जो भी आपके ग्रुप्स हो, है ना? आज थोड़ा सा डिले हो गया, मतलब कि ये कहें कि थोड़ा सा लंबा समय लग गया, ठीक है, 27 को आने में। और एक चीज और हम लेके चलते हैं, आपका सेट पेपर हम पता डिले जानबूझ के करते हैं। डिले करने का कारण ये है कि जब तक 1000 व्यू नहीं पहुंचेंगे वीडियो पर, है ना, जब तक 1000 व्यू नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम नया सेट पेपर कैसे ले आए भाई? आप लोग हमारा नहीं सोचोगे तो हम आपका कैसे सोचेंगे, ये बताओ, है ना? तो
1000 एबव जाते हैं तभी हम आपका जो है नया वीडियो, अगर ये एक दिन में 1000 एबव व्यूअर जाते हैं तो हम आपका वीडियो दोबारा से मतलब कि ये कहें नेक्स्ट डे ला सकते हैं। लेकिन 1000 आपके कब जाते हैं भैया? 2 दिन में, 3 दिन में, इसलिए हम डिले कर देते हैं जानबूझ के। अब आप लोग हमारा नहीं सोचते तो हम आपका क्यों सोचे भाई, है ना? तो आप हमारा सोचोगे तो हम आपका सोचेंगे, ठीक है? तो बढ़िया से शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा एक दिन में व्यू लाने की कोशिश करो 1000, ताकि आपका जो है जल्दी से आपका सेशन हो। तो भैया एजोटोबैक्टर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर कल्चर का प्रयोग किया जाता है, एजोटोबैक्टर संवर्ध का गेहूं फसल के लिए उपयोग जैविक खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूक्ष्म जीवों में अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ होता है, बायरॉयड, राइजोबियम, प्लाज्मिड, इनमें से कोई नहीं। आपका सूक्ष्म जीवों में अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ क्या होता है भैया? बताओ जल्दी से। हाँ इंद्रेश जी यही बात है ना? तो भैया आपका सूक्ष्म जीवों में अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ जो होता है वो होता है भैया प्लाज्मिड। क्या होता है भाई? प्लाज्मिड होता है अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 7, 7वां प्रश्न है, फास्फोरस घोलक जीवाणु को कहते हैं पीएसबी, वेस्कुलर अवेस्कुलर माइक्रोराइजा, वैम, क्लोस्ट्रिडियम या एजोटोबैक्टर। भैया फास्फोरस घोलने का काम कौन करता है भैया? फास्फोरस सोल्यूलाइजर कौन सा है भाई? बताओ जल्दी से आंसर। तो भैया आपका पीएसबी है ना, फास्फोरस सोल्यूलाइजर बैक्टीरिया, फास्फोरस सोल्यूलाइजर बैक्टीरिया, है ना? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 8 है, गन्ने में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उपयोग किया जाता है? अरे गन्ने में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उपयोग किया जाता है? गन्ने में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उपयोग किया जाता है? राइजोबियम, एजोस्पिरिलम, बैसिलस एसिटोबैक्टर या डाई एजोट्रोपिक्स। किसका प्रयोग किया जाता है भैया? मोबिलाइजर है बैम। बैम क्या है? मोबिलाइजर का काम करता है। राइट आंसर बताओ यहां पर 8 का। गन्ने में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है भैया वो है आपका एसिटोबैक्टर डाईएजोट्रोपिक्स, एसिटोबैक्टर डाईएजोट्रोपिक। एजोटोबैक्टर भी है भैया, एजेटोबैक्टर भी है ना? और आपका एसिटोबैक्टर डाईएजोट्रोपिक्स भी है। नए नए क्वेश्चन मिलेंगे आज, है ना? देखो इसी तरह से जैसे ये टॉपिक है ना, यहां तो आपके टॉपिक वाइज मैंने 40 सेट दे रखे हैं, 65 क्वेश्चन दे। अब मेरी कोशिश ये रहेगी, जो आपका प्रैक्टिस बैच रहेगा बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, और जिसने जितनी प्रैक्टिस कर ली ना, मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन वही लेके जाएगा। थ्योरी पढ़ते रहोगे कुछ नहीं होगा, थ्योरी कुछ नहीं होगा। थ्योरी के साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भैया? एमसीक्यू पढ़ना पड़ेगा, है ना? तब तो कुछ होगा, है ना? सबसे ज्यादा क्या लगाने होंगे? एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। और प्रैक्टिस बैच हम जो है आपका सोमवार से, मंडे से ऑफलाइन तो शुरू कर ही रहे हैं। ऑफलाइन मतलब कि जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर एक एक टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक का आपका टेस्ट लिया जाएगा पूरा 100 क्वेश्चन का। और करीबन एग्जाम आपका अप्रैल मई तक होगा, अप्रैल मई तक होगा। लगभग आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल पूरा मान के चलो, 5 महीने में आपके 30 सेट पेपर, मतलब 30 पेपर, 30 टेस्ट। और 30 टेस्ट का मतलब ये समझो आप 15,000 क्वेश्चन। और 15,000 क्वेश्चन आपने कर लिए ना, तो 15,000 क्वेश्चन आपका जो है पक्का करके जाएगा सिलेक्शन। इसमें केवल आपका एग्रीकल्चर ही नहीं है 15,000 क्वेश्चन में, आपका यूपीजी के भी है, आपका कंप्यूटर भी है, सारा कुछ है ना? और हाँ ऐसा ही रहेगा आपका एजीटीए का जो लेवल है, ठीक है? और एक चीज और बच्चों, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका जो है क्या होगा,
आपको जो है बहुत अच्छी जो है एक है तैयारी हो जाएगी, प्रिपरेशन। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी, और जल्दी हम ऑनलाइन के लिए भी प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं जो कि पीडीएफ में ही रहेगा। हाँ, यूट्यूब पर ऑनलाइन, अरे भैया ये दे तो रहे हैं ना, ऑनलाइन करवा तो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, वैस्कुलर अवैस्कुलर माइक्रोजा किसका अवशोषण करता है? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम, उपरोक्त सभी का। वैस्कुलर अवैस्कुलर माइक्रोराइजा किसका अवशोषण करता है भैया? फास्फोरस का। किसका बच्चों करता है? फास्फोरस का। हाँ भैया 15,000 क्वेश्चन, और वो भी पूरे टॉपिक से, यूपीजी के कंप्यूटर आपका रट लोगे ना एक बार, सच्ची कह रहे सिलेक्शन कोई नहीं ले जाएगा, है ना। केवल विजन एग्री एकेडमी कराएगी आपको 15,000 केवल एजीटीए के लिए, कोई नहीं कराएगा एजीटीए के लिए। आपको दे देगा शॉर्ट में नोट्स, भैया पढ़ते रहो। यहां हमने मेहनत करके 1400-1500 पेज के नोट्स बना दिए आपके केवल एजीटीए के लिए, कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना चला जाए। अगर ये बाहर गया ना तो विजन एग्री एकेडमी का नाम खराब होगा ना, है ना। आप लोग शिकायत करोगे एग्जाम बाद कि हमने ये यहां से गलत लिया, मतलब कि कुछ आया नहीं है। लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है। मैं एग्जाम पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, अगर ये एक क्वेश्चन भी छूट जाता है ना, बच्चे को बहुत दुख होता है कि भैया इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ाया, ये इंस्टीट्यूट ने कराया नहीं, इस वजह से ये मेरा नहीं फंसा, है ना। ये सारा दोष दिया जाता है इंस्टीट्यूट को। तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना 1400 पेज एग्रीकल्चर के, मैं गारंटेड कहता हूँ 60 क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, सीधे सीधे 60 क्वेश्चन। मैं खुद कहता हूँ ये, क्योंकि मैंने वो लेवल रखा है, उसमें हर एक चीज रखी है उसके अंदर कि भाई छूटे ना कुछ भी बच्चे का। अगर ये मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी वो पता है कि जब कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन छूट जाता है ना तो बच्चे को बहुत दर्द होता है। तो कंपटीशन में एक विश्वास होता है टीचर का या इंस्टीट्यूट का, है ना। अरे इंस्टीट्यूट ही आपका भरोसा तोड़ेगी ना, तो फिर आपको, मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं बैठा, मैं ये सेट पेपर यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में भी डाल के दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं पैसे नहीं कमाना मुझे ज़्यादा। मेरा प्रिंटेड कॉस्ट, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 1200 रुपये आता है प्रिंटिंग का खर्चा, 200 से 300 के बीच आपका जो है एक कहीं डिलीवरी चार्ज आता है। इसमें मैं नोट्स में कुछ नहीं कमाता हूँ। आपका जो सेट पेपर है 200-250 पेजेस है, 100 रुपये डिलीवरी चार्ज आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु NO2 को NO3 में परिवर्तित करता है? NO2 को NO3 में परिवर्तित करने का काम भैया कौन करता है? NO2 को NO3 में कन्वर्जन। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं, चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। NO2 को NO3 में कन्वर्जन कौन सा बैक्टीरिया करेगा भैया? नाइट्रोसोमोनास करेगा, नाइट्रोबैक्टर करेगा, नाइट्रोस्पिरा करेगा, नाइट्रोजेला करेगा भाई। NO2 को नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन, किसमें भैया? नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पिरा। भैया बताओ जल्दी से कौन करेगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया राइट आंसर हो जाए नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ज करने का काम करता है, नाइट्रोसोमोनास नहीं है भैया, नाइट्रोसोमोनास नहीं होगा, राइट आंसर होगा नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी। नाइट्रोसोमोनास नहीं हो गया आंसर। नाइट्रोसोमोनास आपका अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है ना, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, लैग हीमोग्लोबिन निम्न में पाया जाता है कोरेलोइड जड़ में, VGA में, बैक्टीरियोडस के आसपास या माइकोराइजा में। लैग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लैग हीमोग्लोबिन किस में पाया? ये तो भैया टॉपिक वाइज चल रहे हैं, अभी फुल आने तो दो, मैं रियलिटी बता रहा हूं ना। मेरा सेट पेपर आप एक लगा के देख देना फुल वाला, आप 50 से 60 नंबर, 60 से ऊपर नंबर नहीं ला पाओगे। मेरा टफ लेवल रखने का कारण ये है कि भैया जब तक आप अच्छे से पढ़ो, 60 अगर ये इस टेस्ट में 60 ला रहे हो ना, आपके मेन एग्जाम में 80 नंबर लेके आओगे। अगर ये 60 अगर ये स्कोर मेंटेन किया है मेरे टेस्ट में, क्योंकि मैं लेवल में बरकरार करके रख रहा हूँ
एक लेवल है मेरे टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैग हीमोग्लोबिन निम्न में से पाया जाता है भैया, तो किसमें पाया जाता है आपका बैक्टीरियोट्स के आसपास। लैग हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, बैक्टीरियोट्स के आसपास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्विबीजपत्री फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है बैसिलस जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, विषाणु द्वारा या इनमें से कोई नहीं। भैया द्विबीजपत्री फसलें कौन सी हैं, दलहनी फसलें। अरे भैया टेंशन नहीं लेनी है ना, नंबर कम आए तो टेंशन नहीं हो, 60 के बीच आ रहा है ना, अच्छा स्कोर है, क्योंकि मैं लेवल थोड़ा सा मीडियम से हार्ड रखता हूं। आपका लो भी रहेगा, मीडियम से हार्ड रहता है लेवल, है ना। राइट आंसर बताओ भैया, राइजोबियम जीवाणु। अब भैया द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री मतलब आपकी दलहनी तिलहनी फसलें, सोयाबीन में राइजोबियम होता है ना। दलहनियों में आपका, दलहनी फसलों में राइजोबियम का यूज होता है कि नहीं होता है भाई, होता है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका भैया 13, 13वां प्रश्न, एजोला में उपस्थित नत्रजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव निम्न है, एजोस्पाइरिलम, यूलोसिरा, नोस्टॉक या एनाविना। एजोला में उपस्थित जो नत्रजन स्थिरीकरण कारक है वो सूक्ष्म जीव भैया कौन सा है, आपका जो है एजोला के अंदर कौन सा जो है नत्रजन स्थिरीकारक है। तो भैया आपने सुना होगा एनावेना एजोला, सुना होगा ना भाई, एनावेना एजोला सुना होगा, तो एनावेना एजोला यहां पर राइट आंसर हो जाता है। देखो भाई एक जिला ना छूटे जहां एग्रीकल्चर के ग्रुप में हमारा वीडियो शेयर ना हो, है ना। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। यदि आपको वीडियो कल के कल चाहिए तो 1000 व्यू आपको कल के कल करने पड़ेंगे, है ना। कूपन कोड हमारा कोई कूपन कोड नहीं चलता, हमारे ऑलरेडी प्राइस ड्रॉप है, नीचे ही है, ठीक है। कोई कूपन क्रॉप नहीं चलते, हम केवल अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं, कोई कूपन कोड नहीं देते, उतना ही देते हैं, प्राइस रखते हैं जितना हम जो है। ललितपुर की धरती से आपको नमस्कार भाई। अगला क्वेश्चन है, राइजोस्फीयर शब्द किसने दिया था, बॉक्समैन ने, फ्रैंक ने, हिल्टनर ने या रंगास्वामी ने। भैया राइजोस्फीयर शब्द जो है किसने दिया, राइजोस्फीयर शब्द किसने दिया, तो भैया ये दिया था आपका हिल्टनर ने। किसने दिया था राइजोस्फीयर शब्द, हिल्टनर के द्वारा दिया गया था। आज का टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान, जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न है, एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें होता है राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा या ह्यूमस की ज्यादा मात्रा। एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है भैया, जल्दी से बता दो। तो भैया इसमें साइनोबैक्टीरिया होता है, क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया एनाविना होता है। साइनोबैक्टीरिया होता है एनाविना, है ना, साइनोबैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं, वायुजीवी, अवायुजीवी, विकल्पी अवायुजीवी या इनमें से कोई नहीं। तो भैया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जल भराव की स्थिति की कह रहा है। अब भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो वो तो वायुजीवी है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा भैया, प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना विजन एग्री अकेडमी, मिल जाएगा, है ना, ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपका, है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं भैया, अवायुजीवी होंगे, क्या होंगे, अवायुजीवी, है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, मृदा में तत्वीय गंधक एलिमेंटल सल्फर का ऑक्सीकरण किया जाता है। भैया जो मृदा में एलिमेंटल सल्फर होता है उसका ऑक्सीकरण किसके द्वारा किया जाता है भैया, नाइट्रोसोमोनास द्वारा, नाइट्रोबैक्टर द्वारा, थायोबैसिलस द्वारा या शुद्ध रूप से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। एलिमेंटल सल्फर का जो ऑक्सीकरण होता है वो किसके द्वारा होता है भैया,
किसके द्वारा होता है भाई? जल्दी से आंसर करो, ए बी सी या फिर डी। तो भैया ये होता है आपका थायोबैसिलस द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई? थायोबैसिलस द्वारा। किसके द्वारा होता है आपका? थायोबैसिलस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? थायोबैसिलस के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम पृथक्करण के लिए निम्न रंग की ग्रंथियां ली जाती हैं, गुलाबी, हरी, भूरी या सफेद। राइजोबियम पृथक्करण के लिए किस रंग की भैया ग्रंथियां लेते हैं हम? तो भैया आपकी गुलाबी रंग की, पिंक कलर की जो है ग्रंथियां ली जाती हैं राइजोबियम को क्या करने के लिए? पृथक करने के लिए। अगला प्रश्न है भैया, प्रश्न नंबर 19, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? लीबिग, विनोग्रेड्स्की, बेजरेंक या लिपमैन। मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं भैया? तो विनोग्रेड्स्की को। किसे भैया? विनोग्रेड्स्की को जो है आपका मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? विनोग्रेड्स्की। अगला क्वेश्चन है, किस जीव समूह को अम्लीय मिट्टी के लिए पसंद किया जाता है? कौन सा भैया जीव है जो अम्लीय मृदा में बहुत ज्यादा होगा? भैया कवक है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल। कौन है भैया जो अम्लीय मृदा में सर्वाधिक होगा? तो आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मल, देखो आपका पीएच कम जा रहा है, पीएच कम जा रहा है तो कौन उपस्थित होगा? पीएच आपका 6.5 से कम जा रहा है तो कौन होगा उपस्थित? कवक होगा, है ना? कौन होगा उपस्थित? कवक होगा। पीएच आपका 6.5 से 7.5 के बीच है तो कौन उपस्थित रहेगा? आपका जीवाणु की मात्रा अधिक रहेगी, जीवाणु अधिक रहेगा, है ना? और यदि पीएच आपका 7.5 से एबव जाता है तो आपका क्या होगा भाई? बताओ जल्दी से, कौन अधिक होगा? जल्दी से बता दो, ए बी सी या सॉरी फंगस होगा, जीवाणु होगा, शैवाल है, प्रोटोजोआ या एक्टिनोमाइसिटीज। तो भैया पीएच अगर ये 7 से अधिक जा रहा है ना तो एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब क्षारीय मृदा है तो एक्टिनोमाइसिटीज, नॉर्मल पर बैक्टीरिया की संख्या अधिक होती है और अम्लीय में किसकी कम संख्या कम, असंद ज्यादा होती है, कवक की। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है किस जीव समूह को अम्लीय मिट्टी के लिए पसंद किया जाएगा। तो अम्लीय मिट्टी के लिए कौन पसंद होगा? आपका जो है फंगस ही होगा ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है, 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मिट्टी में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं? मृदा में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं? मृदा में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं? ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, जीवाणु, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है भैया आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अब बताओ भैया कौन अधिक होगा? मिट्टी में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले कौन है? कौन है भाई? बैक्टीरिया, है ना? संख्या में कहा, वहां भार कहा था, वहां भार कहा था, भार के अनुसार कौन अधिक होगा? फंगस। बायोमास किसका अधिक होगा? फंगस का। और संख्या किसकी अधिक होगी? आपकी बैक्टीरिया की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22। 22वें प्रश्न पर जाने से पहले बच्चों ये नंबर नोट कर लेना, कोई भी क्वायरी हो आपकी, कोई भी आपका प्रिंटेड नोट्स आपको लेना है, प्रिंटेड नोट्स लेना है ना?
एग्रीकल्चर कंप्लीट है। प्रिंटेड में आपको सेट पेपर लेना है, ठीक है, सेट पेपर लेना है, ठीक, सेट पेपर लेना है प्रिंटेड में। तो इस नंबर पर आपके ब्रह्मास्त्र भी आपके प्रिंटेड में उपलब्ध है, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है 7880497104। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, आपको प्रिंटेड नोट्स व प्रिंटेड सेट पेपर के लिए इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना 7880497104, ठीक। प्रिंटेड नोट्स के लिए कोई भी क्वायरी हो, कोई भी पूछना हो, कुछ भी आपको समस्या आ रही है ऐप के अंदर, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 है 22। प्रश्न नंबर 22 लिखा हुआ है भाई आपका, मृदा परिस्थिति में साइनोबैक्टीरिया के वितरण को सीमित करती है ऑक्सीजन की उपलब्धता, प्रकाश की उपलब्धता, लिग्निन की उपलब्धता या वृद्धि कारकों की उपलब्धता। मृदा परिस्थिति में साइनोबैक्टीरिया के वितरण को सीमित कौन करता है? वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं भाई। प्रिंटेड नोट्स का प्राइस जो है 1500 रुपए है। सेट 25 सेट का प्राइस आपका जो है 399 है प्रिंटेड में। और आपका जो है ये कहें कि ब्रह्मास्त्र सेट पेपर अगर प्रिंटेड में लेना चाह रहे हो तो 1000 रुपए है प्राइस, ठीक है। सारी चीजें आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको बता देंगे, ठीक। नंबर मैंने बता दिया है आपको, है ना भैया। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा प्रकाश की उपलब्धता। मृदा परिस्थिति में साइनोबैक्टीरिया के वितरण को कौन सीमित करता है भैया? प्रकाश की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न है भैया, जीनस बैसिलस का कौन सा अभिलक्षण उसे मिट्टी में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है? कोनिडिया रचना, तापरागी स्तंभ वृद्धि, अवायुजीवी वृद्धि या अंतःबीजाणु रचना। बताइए, जीनस बैसिलस का कौन सा अभिलक्षण उसे मिट्टी में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है भैया? तो भैया वो है अवायुजीवी वृद्धि। मतलब जो बैसिलस है ना, ये अवायुजीवी, आप कोई कहें बिना वायु के भी जीवित रह सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 24वां प्रश्न है भैया, माइकोराइजा उच्च कोटि पादपों की जड़ों में निम्न सूक्ष्म जीवाणु के सहजीवन से बनते हैं। निम्न सूक्ष्म जीवाणुओं के सहजीवन से बनते हैं एल्गी, बैक्टीरिया, कवक या एक्टिनोमाइसीट्स। किसके संयोजन से बनता है भैया आपका माइकोराइजा उच्च कोटि पादपों की जड़ों में? बताइए राइट आंसर। एक चीज मैं बताऊं बच्चों, इतनी सर्दी में भी ना गर्मी लग रही है, पसीना आने वाला है अंदर से, है ना। ये जुनून होना चाहिए आपके अंदर। जब आप पढ़ रहे हो ना, एक सपना होता है बच्चों। देखो, बच्चे बोलते हैं कि सर मोटिवेशन कुछ नहीं होता। मोटिवेशन आपकी परिस्थितियां देती हैं, आपके सपने देते हैं आपको मोटिवेशन, है ना। बच्चे बोलते हैं ना मोटिवेशन क्या मोटिवेट करेगा, तो मोटिवेशन एक ही है, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, अपने माँ बाप को देखिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता, है ना। जो आपके माँ बाप आपके लिए करते हैं ना, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। और मोटिवेशन के लिए अपने जो सपने हैं, आपने कहा कि मान के चलो कि आज से 2 साल बाद आपको एक कार लेनी है, सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कार ले लूँगा। आपको घर लेना है, मैं घर ले लूँगा, अपने माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी दे दूंगा 2 साल बाद, है ना। तो यही मोटिवेट करता है आपको, और कुछ मोटिवेट नहीं करता, कुछ भी मोटिवेशन नहीं होता, है ना। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कवक। ऑप्शन सी कवक हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मटर की मूल ग्रंथियों में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति उपस्थित होती है? मटर की मूल ग्रंथियों में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति उपस्थित होती है? राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम सेरम, या फिर कहें राइजोबियम ल्यूपिनी। कौन सी प्रजाति आपकी जो है मटर की मूल ग्रंथियों में कौन सी राइजोबियम की प्रजाति पाई जाती है भैया? जल्दी से बताओ। तो राइजोबियम लेग्यूमिनी
सीरम, राइजोबियम लेग्यूमिनी सीरम की प्रजाति पाई जाती है ना। हाँ सही बोले आप इंद्रेश जी, आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं। आपका जो प्रैक्टिस चीज शुरू करने वाले हैं ना, प्रैक्टिस बैच में एक चीज हम रखेंगे बच्चों कि आपको डेली एक पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। देखो हम टेस्ट सीरीज नहीं करा सकते, हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस में डेली के 100 टेस्ट सीरीज नहीं करा सकते, क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरे पास स्टाफ बिल्कुल भी नहीं है। मैं अकेला ही सारा कुछ हैंडल करता हूं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, ठीक है। तो मेरे पास स्टाफ नहीं है, तो मैं पीडीएफ में ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा एप्लीकेशन पर। तो टॉपिक वाले के लिए देखिए संडे तक शायद आप लोग ऑनलाइन वालों के लिए सरप्राइज मिल जाए, है ना। ऑफलाइन तो शुरू है ना। ऑनलाइन भी आपके लिए एक टॉपिक, मतलब मुझे देखो टेस्ट तो बनाना ही है, डेली बनाना है, चाहे आपके लिए हो चाहे आपके ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, है ना। तो सभी के लिए है, तो सभी लोग इसको हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ऑफलाइन में प्राइस 3000 है, लेकिन आपको आधा प्राइस मतलब कि 50% कम करके देंगे, मतलब 1500, 1500 रुपये में कंप्लीट आपका प्रैक्टिस बैच रहेगा। उसमें कुछ नहीं रहेगी, ना कोई क्लास रहेगी। डाउट आप पूछ सकते हैं, डाउट आप जो है एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उस पर आप पूछ सकते हैं। ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी जस्ट शुरू करेंगे आपका। बताइए भैया, अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाते हैं प्लास्टिक बैग में, धातु के कंटेनर, बोरी या लकड़ी के बक्से में। मृदा सर्वेक्षण आ गया भैया, मृदा सूक्ष्म जीव के बाद मृदा सर्वेक्षण। बताइए, मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाते हैं, कहां पर एकत्र किए जाते हैं भैया? सॉइल सैंपलिंग आ गया भैया आपका, तो भैया प्लास्टिक बैग में। हम प्लास्टिक बैग में ही तो मिट्टी के क्या करते हैं, आपके जो सैंपल हैं उसको लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के सर्वेक्षण विभिन्न प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार या फिर कहें उपरोक्त में से कोई नहीं। कितने प्रकार से सर्वेक्षण किया जाता है आपका मृदा का या मिट्टी का सर्वेक्षण जो होता है कितने प्रकार से होता है? तो ये 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है विस्तृत सर्वेक्षण, एक होता है अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण, है ना। एक होता है विस्तृत, एक होता है आपका अर्ध विस्तृत, और एक और होता है, नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे याद आ जाता है तो मैं बता दूंगा, है ना। डिटेल सर्वे, सेमी डिटेल्ड, और एक और होता है ना। तो वो भी आपका जो है क्लिक नहीं कर रहा माइंड में, चलिए मैं बता दूंगा जैसे ही क्लिक कर जाता है माइंड में, है ना। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का सर्वेक्षण और वर्गीकरण निम्नलिखित की विशिष्ट विशेषता के आधार पर किया जाता है। मूल सामग्री, मिट्टी की क्षितिज या फिर कहें आपका जो है हॉरिजॉन, मिट्टी प्रोफाइल या मिट्टी के नमूने। मिट्टी का सर्वेक्षण और वर्गीकरण निम्नलिखित की विशिष्ट विशेषता के आधार पर किया जाता है। किसकी विशेषता के आधार पर किया जाएगा भैया? तो ये किया जाता है मिट्टी की प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल के आधार पर आपको मृदा का जो है सर्वेक्षण किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का नमूना एकत्र करने का मानक तरीका है, खेत के केंद्र से एक नमूना लें, खेत के हर कोने से एक एक नमूने लें और मिलाएं, पूरे खेत से कई नमूने लें और मिलाएं, इनमें से कोई नहीं। एकत्र करने का मानक तरीका भैया कौन सा है? 29। तो भैया मानक तरीका तो है पूरे खेत से कई नमूने लें और उन्हें मिलाएं, है ना। क्योंकि एक एक नमूना काम नहीं आएगा, पूरे खेत से आपको 5 से 10 नमूने लेने पड़ेंगे, है ना। हर कोने से लोगे, 20 से कौन लेगा भैया? 20 से भी तो लेना पड़ेगा ना। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30, 30वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोफाइल। मिट्टी और मिट्टी के घोल में पी की कमी या फास्फोरस की मात्रा जो मिट्टी के अलावा आर्थोफॉस्फेट के साथ विनिमय कर सकती है, जैसा कि मिट्टी प्रणाली में पौधों की वृद्धि द्वारा मापा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ए मान, एल मान, ई मान, इनमें से कोई नहीं।
मिट्टी और मिट्टी के घोल में फास्फोरस की मात्रा जो मिट्टी के अलावा आर्थोफॉस्फेट के साथ विनिमय कर सकती है, जैसा कि मिट्टी प्रणाली में पौधों की वृद्धि द्वारा मापा जाता है, इसे क्या कहा जाता है भैया? इसे हम जो कहते हैं एल मान कहते हैं। क्या कहते हैं? एल मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल मान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है भैया, विस्तृत मानचित्र पर विभिन्न मृदा वर्गीकरण इकाइयों की उपस्थिति के पैटर्न को कहा जाता है मृदा परिसर, मृदा संघ, मृदा प्रकार, मृदा चरण। विस्तृत मानचित्र पर या डिटेल आपके जो है मैप पर विभिन्न मृदा वर्गीकरण इकाइयों की उपस्थिति के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? मृदा परिसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मृदा परिसर कहा जाता है। मृदा परिसर कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 है, 32वां प्रश्न है, मृदा वर्गीकरण और मृदा मानचित्रण की एक इकाई जो एक या दो को छोड़कर अधिकांश मृदा गुणों में मृदा श्रृंखला के समान होती है, लेकिन ऐसी इकाई का क्षेत्र इसे एक अलग श्रृंखला के रूप में स्थापित करने और मृदा मानचित्र पर दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं होता, उसे इस रूप में जाना जाता है मृदा संघ, मृदा चरण, मृदा प्रकार, इनमें से कोई नहीं। मृदा वर्गीकरण और मृदा मानचित्र की एक इकाई जो एक या दो को छोड़कर अधिकांश मृदा के गुणों में मृदा श्रृंखला के समान होती है, लेकिन ऐसी इकाई का क्षेत्र इसे एक अलग श्रृंखला के रूप में स्थापित करने और मृदा मानचित्र पर दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसे किस रूप में जाना जाता है? इस रूप में जाना जाता है। भैया बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा यहाँ पर? 32। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मृदा प्रकार, है ना। मृदा प्रकार जो एक इकाई है जो एक या दो को छोड़कर अधिकांश मृदा गुणों में मृदा श्रृंखला के समान होती है। क्या भैया? आपका मृदा प्रकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33, 33वां प्रश्न है भाई। 33वां प्रश्न है, मृदा परीक्षण के जनक कौन है? एस लॉर्सन, एम एल जैक्सन, एम एल ट्रॉग, इनमें से कोई नहीं। मृदा परीक्षण के जनक जो कहे जाते हैं भाई कौन है? मृदा परीक्षण के जनक, तो यह मृदा परीक्षण के जनक है एम एल ट्रॉग। मृदा परीक्षण के जनक जो कहे जाते हैं वह कौन है भाई? एम एल ट्रॉग हैं। एम एल ट्रॉग को मृदा परीक्षण का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा सूक्ष्म जीव जनसंख्या की गणना के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधि है संपर्क स्लाइड तकनीक, सूक्ष्म गणना, तनुकरण प्लेट तकनीक या सूक्ष्म जीव श्वसन। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है तनुकरण प्लेट तकनीक। तनुकरण प्लेट तकनीक आपकी सूक्ष्म मृदा सूक्ष्म जीव जनसंख्या की गणना के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली क्या है? विधि है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 है, 35वां प्रश्न है, विस्तृत मृदा सर्वेक्षण में उपयोग किए गए आधार मानचित्रों का पैमाना है। विस्तृत मृदा सर्वेक्षण में उपयोग किए गए आधार मानचित्रों का पैमाना है 1 से आपका 1 मील, या फिर कहें 1 इंच से 1 सेंटीमीटर से 1 मील, 1 सेंटीमीटर 16 मील, 1 सेंटीमीटर से आपका 8 मील, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? तो आपका 1 सेंटीमीटर से 1 मील तक, 1 सेंटीमीटर से 1 मील तक। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, संक्रमण के बाद राइजोबियम एक ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसका आकार अनियमित होता है और इसे कहते हैं बीजाणु, शिष्ट, जीवाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं। संक्रमण के बाद राइजोबियम एक ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है, और इसे क्या कहा जाता है? तो भैया इसे हम कहते हैं आपका जीवाणु। बैक्टीरिया ही तो कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, 27वां प्रश्न है भैया, गहन खेती के लिए अपनाई गई सर्वेक्षण पद्धति कौन सी है? गहन खेती के लिए अपनाई गई सर्वेक्षण पद्धति कौन सी है? पूर्व परीक्षण सर्वेक्षण, विस्तृत सर्वेक्षण, विस्तृत और पूर्व परीक्षण सर्वेक्षण, या उपरोक्त सभी? गहन खेती के लिए अपनाई गई सर्वेक्षण पद्धति
कौन सी है? तो भैया गहन खेती के लिए सर्वेक्षण पद्धति अपनाई जाती है वो विस्तृत डिटेल्ड सर्वेक्षण या डिटेल सर्वे किया जाता है ना? क्या क्या किया जाता है आपका? विस्तृत सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पर सतही विशेषताओं का प्रतिनिधित्व और उनकी पहचान को कहा जाता है मृदा भूमि, मृदा मानचित्र, मृदा प्रकार, इनमें से कोई नहीं। मानचित्र पर सतही विशेषताओं का प्रतिनिधित्व और उनकी पहचान को क्या कहा जाता है? तो भैया उसे हम कहते हैं मृदा भूमि। क्या कहते हैं? सॉयल मृदा भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा भूमि। अरे भैया खुद से बनाए हैं ये क्वेश्चन मृदा सर्वेक्षण से, सॉइल सर्वे से। देखो मृदा सर्वेक्षण है, एक क्वेश्चन बनेगा पक्का सॉइल साइंस में। इसलिए कहते हैं कि देखो टॉपिक वही, टॉपिक ऐसा बनाओ कि सबको लगे कि हाँ क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की मिट्टी, देखो नॉर्मल तो आप नॉर्मली पढ़ते हैं है ना, अच्छा पढ़ना है तो और अच्छा करना पड़ेगा है ना। अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र की मिट्टी की व्यवस्थित जांच, वर्णन, वर्गीकरण और मानचित्रण को इस रूप में जाना जाता है? मृदा सर्वेक्षण, मृदा मानचित्रण, मृदा वर्गीकरण, उपरोक्त सभी। तो इसे हम किस रूप में जानते हैं भैया? इसे हम मृदा सर्वेक्षण करेंगे। भैया मृदा की व्यवस्थित जांच कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो, वर्गीकरण कर रहे हो है ना, वर्गीकरण और मानचित्र को बना रहे हो तो किस रूप में? मृदा सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन, किस विधि में 1:50,000 या 1:25,000 स्केल का प्रयोग आधार मानचित्र तैयार करने या तथा फिजियोग्राफिक व फोटोमॉर्फिक इकाई के सीमांकन के लिए किया जाता है? ग्रिड सर्वेक्षण का, ऑप्शन ए है ग्रिड सर्वेक्षण का, ऑप्शन बी है रिमोट सेंसिंग का, ऑप्शन सी है हवाई सर्वेक्षण का, या स्वतंत्र सर्वेक्षण। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। एक क्वेश्चन का राज बता दें तो बता दें राज क्वेश्चन का, बताओ बच्चों बताएं राज, ये क्वेश्चन कहां से आते हैं? चलो आज हम राज को लेके ही आते हैं आपके सामने। जो क्वेश्चन का राज है भाई वो है आपका हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, ICR है ना। इससे क्वेश्चन बनाते हैं ना, गलत होने के चांसेस ही नहीं है ना। हैंड बुक ऑफ ICR, इसी से आपके नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इसी बुक से आपके नोट्स तैयार किए गए हैं और इसी से आपका जो है क्वेश्चन भी बनाते हैं, तभी तो टफ हो जाते हैं है ना। थोड़ा सा अच्छा लेवल आ जाता है क्योंकि देखो नोएम्रा सुंडा वो भी है, ठीक है, मतलब बेसिक तो है ही अपनी क्लास मतलब नोट्स में, थोड़ा सा ऐसा लेवल जो हर कोई नहीं बना रहा, हर कोई फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये यहाँ से क्वेश्चन आ गया ना तो आपका जो है ये कहें सिलेक्शन, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो आपके हैंडबुक ऑफ ICR ऑथेंटिक चीज सोर्स से आपके नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं और आपके जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बनते हैं, इससे हैंडबुक ऑफ ICR आप खुद देख सकते हैं। यहां पर बात करें बच्चों राइट आंसर की, तो राइट आंसर यहां पर हो जाता है हवाई फोटो सर्वेक्षण। क्या बच्चों? हवाई फोटो सर्वेक्षण। ये हिंदी वर्जन नहीं है भैया, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है, हिंदी वर्जन आता ही नहीं है इसका, हिंदी वर्जन नहीं है। हिंदी वर्जन चाहिए तो विजन एग्री एकेडमी में मिलेगा। हवाई फोटो सर्वेक्षण यहां पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उथली जड़ वाली फसलों के लिए मृदा नमूना कितनी गहराई से लेना चाहिए? उथली जड़ वाली फसलों के लिए मृदा नमूना कितनी गहराई से लेना चाहिए? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। उथली जड़ वाली फसलें हैं तो कितने सेंटीमीटर की गहराई से आप नमूना लोगे? 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर से बच्चों? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर मिनिमम है ना। 15 सेंटीमीटर क्या है? मिनिमम। 15 सेंटीमीटर से हम क्या लेते हैं? आपका जो है नमूना लेते हैं। मिनिमम 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मत लिखिए।
10 सेंटीमीटर मत लिखिए, 15 सेंटीमीटर जो है राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, मृदा नमूना कहां से एकत्रित नहीं करना चाहिए? मृदा नमूना कहां से एकत्रित नहीं करना चाहिए? गीले स्थानों से, सिंचाई चैनल से, खाद के ढेरों से, उपयुक्त सभी से नहीं। बताइए कि भैया जो मृदा नमूना ले रहे हो तो वो कहां से नहीं लोगे आप? तो भैया सभी से नहीं लोगे, ना तो खाद के ढेरों से लोगे, ना ही गीले स्थानों से लोगे, ना ही सिंचाई चैनलों से लोगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, नमूने के स्थान पर किस आकार का कट लगाया जाता है? यू आकार, भी आकार, एल आकार, जेड आकार? बताओ भैया। आंशु साक्या, बहुत बहुत वेलकम आपका। देखिए, मेहनत हमारी रहेगी, परिणाम आपको लाना है। मैं पता आप लोगों की सिलेक्शन होगी ना, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। सिलेक्शन आप लोगों को लेना है ना। नोट्स मुझे पता नहीं चला, मैंने 1400-1500 पेज टाइप कर दिए, 1500 पेज टाइप कर दिए नोट्स में, और क्वेश्चन से करीबन 1000 पेज होंगे क्वेश्चन के, केवल ओनली क्वेश्चन। भी सेव्ड, बहुत बढ़िया, भी आकार। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत ढलान पर मृदा संरक्षण सस्य विधियां उपयुक्त होती हैं? 1.5, 2%, 6%, 8%। कितने परसेंट ढलान पर मृदा संरक्षण सस्य विधियां उपयुक्त होती हैं? बताइए भैया जल्दी से। तो भैया आपके जो है 2% है, 2% तक आपकी सस्य विधियां काम करेंगी। 2% से ज्यादा हो गया तो सस्य विज्ञान विधियां नहीं आएंगी, फिर मैकेनिकल मेथड आएंगे, यांत्रिक विधियां आएंगी, है ना। हिंदी में है पूरे नोट्स, पूरा हिंदी में है नोट्स आपका, कंप्लीट नोट्स हिंदी में, कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधि नहीं है? कंटूर खाई बनाना, बेंच टेरेसिस, फसल चक्र, जिंक टेरेसिंग। यांत्रिक विधि नहीं है भैया, सस्य विधि है। यांत्रिक विधि मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधि कौन सी नहीं है? फसल चक्र। फसल चक्र कैसी है मृदा संरक्षण की? आपकी जो है एक कहें कि सस्य विधि है, या फिर कहें एग्रोनॉमिकल मेजर है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, 3 से 10% ढलान मृदा संरक्षण की किस विधि में रखा जाता है? कंटूर खाई बनाना, बेंच टेरेस, फसल चक्र, या जिंक टेरेस। 3 से 10% ढलान हम किस मेथड में रखते हैं भैया? तो ये हम रखते हैं आपका जिंक टेरेसिंग में। किस बच्चों? जिंक टेरेस में 3 से 10%। इंग्लिश में भी होना चाहिए, जल्द ही लाएंगे, जनवरी से पहले आपको इंग्लिश में भी कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंग्लिश में भी करा देंगे आपको। राइट आंसर क्या होता है? जिंक टेरेस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 प्रश्न है, 16 से 33% ढलान वाली मृदाओं में कौन सा मृदा संरक्षण उपाय अपनाया जाता है? कंटूर खाई बनाना, बेंच टेरेस, फसल चक्र, या जिंक टेरेस? कौन सा मेथड अपनाया जाता है भाई? 16 से 33% ढलान हो रहा है तो कौन सा मेथड अपनाओगे? बेंच टेरेसिस। आप कौन सा अपनाओगे भैया? बेंच टेरेसिस अपनाओगे 16 से 33% ढलान पर। सीढ़ी नुमा खेती मृदा संरक्षण की एक प्रभावी विधि है। सीढ़ी नुमा खेती मृदा संरक्षण की एक प्रभावी विधि है। प्रभावी विधि है कहां पर? ऑप्शन देखते हैं, चलिए। सीढ़ी नुमा खेती मृदा संरक्षण की एक प्रभावी विधि है रेगिस्तानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, या फिर कहें मैदानी क्षेत्र में, या नदी किनारे के क्षेत्र में। बताओ आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। सीढ़ी नुमा खेती या बेंच टेरेसिंग आपका किस क्षेत्र में जो है आपका मृदा संरक्षण का जो है एक कहें प्रभावी विधि है? तो ये पहाड़ों पे अपनाई जाती है। कहां पर अपनाई जाती है भाई? पहाड़ी क्षेत्रों में। कहां पर अपनाई जाती है बच्चों? पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी फसल मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में सबसे प्रभावी है? कपास, चना, मूंग, मक्का। बताओ भैया कौन सी फसल मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में प्रभावी है? जल्दी से आंसर कर दो, ए, बी, सी या फिर डी। और शेयर कर देना बच्चों ज्यादा से ज्यादा, है ना। मैंने कह दिया 1000 व्यू आएंगे तभी वीडियो आएगी। नई वीडियो चाहिए तो जल्दी से जो है आप लोग जो है शेयर कर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर चना हो जाएगा। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में सबसे अधिक जो फसल उपयोगी है वो आपकी चना है ना। चना ग्राम। अगला क्वेश्चन है, अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण स्केल किस पर आधारित होता है? अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण स्केल किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए 1:10,000, 1:50,000, 1:1000 या 1:100। बेस या फिर कहें क्या होता है आधार इसका? बेस क्या होता है अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण का? तो भैया वो होता है आपका 1:1,00,000। अगला क्वेश्चन है, भूमि क्षमता वर्गीकरण में वर्ग 1 की मृदाओं का मानचित्र में कौन सा रंग होता है? भूमि क्षमता वर्गीकरण में वर्ग 1 की मृदाओं का मानचित्र में कौन सा रंग होता है? पीला, लाल, नीला, हल्का हरा। कौन सा होता है भैया? वर्ग 1 की मृदाओं का मानचित्र में कौन सा रंग होता है? अर्ध विस्तृत आपका जो है सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण एक दिन हम क्लास पूरी ही करा देंगे आपके सर्वे पर, मृदा सर्वेक्षण पर। आपके सिलेबस में है मृदा सर्वेक्षण, तो ये हमें कराना है ना। तो राइट आंसर यहां पर होता है हल्का हरा। वर्ग 1 की मृदाओं का मानचित्र हम दर्शाते हैं किसमें? आपका हल्का हरा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 52वां है, 52। भूमि क्षमता वर्गीकरण के आधार पर कौन से वर्ग खेती के लिए उपयुक्त नहीं है? आपका जो है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4। कौन सा जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं है? तो भैया यहाँ पर जो वर्ग 5 की जो मृदाएं है ना, वर्ग 5 की जो मृदाएं वो उपयुक्त नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भूमि क्षमता वर्गीकरण के आधार पर किस वर्ग की मृदा सघन खेती के लिए उपयुक्त है? वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या वर्ग 4 की? सघन खेती के लिए कौन सी मृदाएं उपयुक्त हैं? सघन खेती के लिए कौन सी मृदाएं उपयुक्त हैं? किस वर्ग की मृदाएं सघन खेती के लिए उपयुक्त हैं? तो भैया वो है वर्ग 1 की। वर्ग क्लास फर्स्ट की जो मृदाएं हैं वो कैसी हैं? सघन खेती के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, मृदा सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार संस्थान है भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय मृदा विज्ञान और भूमि उपयोग योजना ब्यूरो नागपुर, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी। 54 का राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रीय मृदा विज्ञान और भूमि उपयोग योजना ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, NBSS LUP नागपुर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 55वां प्रश्न है, वर्षा की शुरुआत में मृदा में सुगंध किस कारण होती है? वर्षा की शुरुआत में मृदा में जो सुगंध होती है वो किस कारण से होती है? जीवाणु, कवक, विषाणु, एक्टिनोमाइसीटीज। तो भैया मृदा में जो सुगंध होती है ना वो एक्टिनोमाइसीटीज के कारण होती है। किसके कारण होती है बच्चों? एक्टिनोमाइसीटीज के कारण। अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कितने पैरामीटर होते हैं? 20, 10, 12 या 15? तो भैया 12 पैरामीटर होते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। भैया सॉइल सैंपलिंग कहा गया तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो यहाँ से जाएगा ही। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कितने पैरामीटर होते हैं भैया? 12 पैरामीटर। कितने होते हैं? 12 पैरामीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कितने सूक्ष्म पोषक तत्वों को लिया गया है?
5, 10, 6 या 12 है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? तो भैया सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं आपके? 5 हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं बच्चों? 5 मृदा सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कौन से द्वितीयक पोषक तत्व को लिया गया है? सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम या उपरोक्त सभी को? बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कौन से द्वितीयक पोषक तत्व को लिया गया है? तो केवल सल्फर को लिया गया है। किसको लिया है बच्चों? केवल सल्फर को लिया गया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 हैं। ठीक, माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं? 5 हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन 1970 के अनुसार भूमि उपयोग क्षमता वर्ग के वर्ग 5 का अर्थ क्या है? चराई के लिए बहुत उपयुक्त, अच्छी खेती के लिए उपयुक्त, वानिकी के लिए उपयुक्त या सीमित खेती के लिए उपयुक्त? अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन 1970 के अनुसार भूमि उपयोग क्षमता वर्ग के वर्ग 5 का अर्थ क्या है? तो ये यहाँ पर राइट आंसर जो होता है चराई के लिए उपयुक्त। वर्ग 5 की जो मृदाएं होंगी ना, वो किसके लिए उपयुक्त होंगी बच्चों? चराई के लिए या चारा गाय के लिए उपयुक्त होंगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सर्वेक्षण में एक 20 मीटर की जरीब में होते हैं 50 लिंक्स, 100 लिंक, 150 लिंक या 250? एक 20 मीटर की जरीब है, जरीब ले रहे हो तो कितने लिंक होते हैं? 100 लिंक होते हैं, 100 लिंक। कोई भी आप जरीब ले लेना 100 लिंक ही मिलेंगे। 100 लिंक, कितने लिंक? 100 लिंक। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का सर्वेक्षण नियोजित उपकरणों या विधियों के आधार पर वर्गीकृत प्रकार का सर्वेक्षण नहीं है? श्रृंखला सर्वेक्षण, थियोडोलाइट सर्वेक्षण, भूगर्भीय सर्वेक्षण या समतल मेज सर्वेक्षण? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का सर्वेक्षण नियोजित उपकरणों या विधियों के आधार पर वर्गीकृत प्रकार का सर्वेक्षण नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होता है भूगर्भीय सर्वेक्षण। कौन सा बच्चों? भूगर्भीय सर्वेक्षण आपका जो है नियोजित उपकरणों या विधियों के आधार पर वर्गीकृत प्रकार का सर्वेक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, सर्वेक्षण का गणनीय सिद्धांत क्या है? संपूर्ण से अंश तक कार्य करना, अंश से संपूर्ण तक कार्य करना, अंश से अंश तक कार्य करना या संपूर्ण से संपूर्ण तक कार्य करना? सर्वेक्षण का गणनीय सिद्धांत क्या है? तो यह सर्वेक्षण का गणनीय सिद्धांत अंश से संपूर्ण से अंश तक, मतलब पूरा विस्तृत से छोटी छोटी चीजों तक क्या करना? सर्वेक्षण करना, है ना? क्या करना? सर्वेक्षण करना। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग मीटर वर्ग यार्ड के बराबर होता है 1.196, 10.7639 और 15.50 और आपका जो है 9। एक वर्ग मीटर कितने वर्ग यार्ड के बराबर होता है भैया? तो आपका जो है ये होता है आपका 10.7639 वर्ग यार्ड के। कितने? 10.7639। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 है, मृदा सर्वेक्षण करने के लिए पर्याप्त उपकरण और उपलब्ध होने पर एक विशिष्ट विधि का प्रकार क्या है? जैसा कि ऊपर बताया गया है, सुविचार, डेलिब्रेट परीक्षण, हेस्टी सर्वेक्षण, बिलिंग सर्वेक्षण, अनुसंधान सर्वेक्षण। मृदा सर्वेक्षण करने के लिए पर्याप्त उपकरण और उपलब्ध होने पर एक विशिष्ट विधि का प्रकार क्या है? मतलब किस एक उपकरण, मतलब पर्याप्त उपकरण भी उपलब्ध हैं और सारी चीजें विधियां भी आपकी जो है उपलब्ध हैं, तो कौन सा सर्वेक्षण होगा? तो यहाँ पर आपका होगा सुविचार, डेलिब्रेट, मतलब कि आपने सुविचार करके, अब जैसे आपका कभी कभार आप देख ऐसे ही चले जाओ कहीं सर्वेक्षण करने, वो सुविचार नहीं होगा, लेकिन आपने पूरा विचार करके रखा है, पूरी विधि अपना के रखी है, तो वो सुविचारित हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, 65वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65 है, सर्वेक्षण सिद्धांतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। दो संदर्भ बिंदुओं से माप कर जमीन पर एक बिंदु की स्थिति का पता लगाएं। त्रुटियों के अनुचित संचय को रोकने के लिए आंशिक रूप से संपूर्ण कार्य करें और इस प्रकार छोटी त्रुटियों को नियंत्रित और स्थानीयकृत करें। दोनों कथन गलत, कथन ए सही है, कथन बी गलत है। दोनों कथन सही, कथन बी सही और ए गलत है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है कथन ए तो सही है लेकिन कथन बी क्या है? गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक,
यहाँ पर त्रुटियों के अनुचित संचय को रोकने के लिए आंशिक रूप से संपूर्ण कार्य को और इस प्रकार छोटी त्रुटियों को नियंत्रित और स्थानीयकृत करें। स्थानीय नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों कथन सही नहीं है, केवल पहला कथन सही है, बाकी आपके जो है सॉरी केवल आपका एक कथन सही है, पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन 66 66वां प्रश्न 66वां प्रश्न। भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया? भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया? भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, और आपका जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। कहां पर जो है भारत में जो है कहां पर आपका भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? कहां पर स्थापित किया गया था भैया, बताइए जल्दी से। तो भैया भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अंदर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, आईसी वर्गीकरण के इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटरों का प्रकार, उत्पादक कंपनी या डायोड की संख्या। बताइए जल्दी से। 67। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टरों की संख्या, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या दिखाता है? ट्रांजिस्टरों की संख्या दिखा रहा है, ट्रांजिस्टरों की संख्या। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो भैया ये कार्य करते हैं आपकी गणना, है ना, गणना के सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था पीडीपी 8, एनीएक, यूनिसेक, एडवेक। मिनी कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा था? तो भैया सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो पीडीपी 8 था। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? पीडीपी 8। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? मनोविज्ञान, प्रकाशन, सांख्यिकी, संदेश प्रेषण। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी किस में होता है? तो भैया ये होता है आपका सांख्यिकी में, है ना। जब हमें कोई चीज़ की डाटा बताना होता है तो वहाँ स्प्रेडशीट बहुत काम आता है। स्प्रेडशीट से मतलब है आपका एक्सेल से, है ना। स्प्रेडशीट से मतलब क्या है आपका? एक्सेल से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज, पेरोल प्रणाली, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली या लिनक्स। विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब इसका स्पेशल यूज होता है भैया, तो भैया वो है पेरोल प्रणाली। कौन सा है? पेरोल प्रणाली, पेरोल सिस्टम जो है आपका विशेष प्रयोजन जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है, WinZip का क्या आकार है? यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है, फाइलों से छोटी फाइलों को एक्सट्रैक्ट करता है, छोटी फाइलों को बड़ी फाइलों में एक्सपेंड करता है। भैया WinZip क्या कार्य करता है? तो यह जो है बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में, किसमें भैया? बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस्ड करता है। बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में क्या करता है? कंप्रेस करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है? स्टाइल, बुलेट, अलाइन, आउटलाइन। कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर फॉन्ट के विकल्प से जुड़ा हुआ है? बताइए राइट आंसर। तो भैया वो जुड़ा हुआ है आपका स्टाइल। कौन सा? स्टाइल। कौन सा बच्चों? स्टाइल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? इंसर्ट, फाइल, फॉर्मेट या एडिट। किस पर क्लिक करना होगा भैया? हेडर और फुटर डालने के लिए तो आपको इंसर्ट मेन्यू पर, आपको टाइम डेट डालना है, हेडर फुटर डालना है, तो कहाँ पर जाना होगा भैया? इंसर्ट मेन्यू पर जाना होगा। अगला क्वेश्चन,
एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है भैया? आपका डाटाबेस सृजित करने, डाटा का विश्लेषण करने, विभिन्न प्रलेख तैयार करने या स्लाइड तैयार करने के लिए। एमएस वर्ड का प्रयोग बेसिकली किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड का प्रयोग बेसिकली किस लिए किया जाता है? तो हम भैया विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग किस लिए करते हैं? विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए करते हैं, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है? सेल, वर्कशीट, ग्रिड या वर्कबुक? तो भैया किस नाम से जानते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर में बनाई गई फाइल को? तो हम उससे जानते हैं वर्कबुक्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं बच्चों? वर्कबुक्स के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वर्कबुक्स के नाम से। किसके उस नाम से? वर्कबुक्स के नाम से। अगला क्वेश्चन 77वां प्रश्न है, एसएमपीएस का विस्तारण क्या है या फिर कहें फुल फॉर्म क्या है भैया? एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई या स्टोर मोड पावर सप्लाई? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का विस्तारण क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आंकड़ा। कंप्यूटर में इनपुट देने के बाद जो जानकारी होती है ना, वो क्या कहलाती है भैया? तो भैया उसे हम क्या कहेंगे? एक डाटा कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। अब कंप्यूटर आपने कोई भी इनपुट दिया है तो वो क्या कहलाएगा? डाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? डाटा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन सी आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है? माउस, प्लॉटर, टच पैनल, पंच कार्ड। आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भैया प्लॉटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लॉटर का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? पाई, लॉलीपॉप, कैंडीबीन, मार्शमैलो। कौन सा जो है एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो भैया कैंडीबीन नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? कैंडीबीन जो है संस्करण नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 या 81वां क्वेश्चन है। 81वां क्वेश्चन जो है सही मिलान वाला पड़ गया है भैया। कौन सा पड़ गया है बच्चों? सही मिलान वाला पड़ गया। 81वां क्वेश्चन सही मिलान वाला। तो भैया मिलाइए इसे, चलिए देखते हैं। देखो सही मिलान करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आंसर कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए टेराकोटा, टेराकोटा का संबंध किससे है? गोरखपुर। टेराकोटा का संबंध किससे है बच्चों? गोरखपुर से। नेक्स्ट लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने कहां बनाए जाते हैं बच्चों आपके? वाराणसी। कांच का सामान, फिरोजाबाद। कांच का सामान कहां जाएगा भैया? फिरोजाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ आ जाते हैं? चिन्हट में आ जाएंगे। तो भैया यहाँ पर देखो 2 4 1 3 सही मिलता है। 2 4 1 3 सही मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। 81 का ऑप्शन ए राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 82, 82वां प्रश्न है, काष्ठ नक्काशी, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? भैया यहाँ पर प्रसिद्ध नहीं होगा, प्रसिद्ध है। कौन सा नगर प्रसिद्ध है भैया? काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गोरखपुर, गोरखपुर। ऑप्शन बी है बच्चों आपका सहारनपुर, सहारनपुर। ऑप्शन सी है बच्चों मेरठ। ऑप्शन डी है आपका कानपुर। बताओ राइट आंसर क्या होगा? काष्ठ
नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो भैया वो है आपका सहारनपुर। काष्ठ उद्योग के लिए कौन सा भैया? सहारनपुर, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, 83वां प्रश्न। 83वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना? किस पंचवर्षीय योजना में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की? तो भैया वो की थी आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में बच्चों? 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रैनकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता, सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से, शक्ति के स्रोत से। हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है भैया? तो भैया वो है आपका शक्ति के स्रोत से। किससे भैया? इसे जो है किससे निकटता है? आपकी शक्ति के स्रोत से। अगला क्वेश्चन, रेणुकूट को जाना जाता है भैया ताप बिजली घर हेतु, इस्पात उद्योग हेतु, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु, सीमेंट उद्योग हेतु। रेणुकूट को किस रूप में जानते हैं? आपका एल्यूमिनियम उद्योग हेतु। किस लिए जानते हैं रेणुकूट को? एल्यूमिनियम के उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था नोएडा में, बृहत नोएडा में, आगरा में या मुरादाबाद में? तो भैया ये आपका स्थापित किया गया था कहां पर? बृहत नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में। कहां पर? ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर, जगदीशपुर। तो भैया इफ्को यूरिया का कारखाना कहां पर है? आंवला के अंदर। कहां पर? आंवला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात और ललितपुर। सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद भैया कौन सा है? तो 88 का बी हो जाए। सबसे बड़ा तो भैया लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा कौन सा है? संत रविदास नगर। अगर ये ऑप्शन के हिसाब से चले तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुजाउद्दौला, अस्फाउद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण। किसने भैया बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था अंग्रेजों के विरुद्ध? तो भैया ये किया था आपका राजा चेत सिंह ने। बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या लखनऊ में? कहां दी गई थी फांसी? गोरखपुर के अंदर। किसे? आपका पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पर फांसी दी गई थी? गोरखपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, 91वां प्रश्न है, निम्न में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या एम ए अंसारी? 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था तो भैया वो नहीं थे आपके एम ए अंसारी नहीं थे। कौन नहीं था भैया 1924 के कानपुर षड्यंत्र में? एम ए अंसारी शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 92, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह या मुबारक शाह? जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भैया वो थे हुसैन शाह। कौन थे? हुसैन शाह अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर या फिर कहें आपके त्रिलोचन पाल? महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासन कौन था? कन्नौज पर जब आक्रमण हुआ था तो वहां के शासक कौन थे भैया? राज्यपाल थे। कौन थे? राज्यपाल। राज्यपाल जो है शासक थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है,
निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? महोबा, काम्पिल, मथुरा, कन्नौज। महोदय श्री किस नगर को कहा जाता है? तो भैया इत्र नगरी कन्नौज, है ना। कन्नौज को क्या कहा जाता है भैया? आपका महोदय श्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 1790 में, 1792 में, 1796, 1797 में। कब जो है प्रयागराज के किले पर जो है अंग्रेजों का जो है अधिकार स्थापित हुआ था? तो भैया वो हुआ था 1797 ईस्वी में। कब हुआ था? 1797 ईस्वी। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो भैया उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? इलाहाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कानपुर में, झांसी, लखनऊ, वाराणसी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो भैया ये मिलते हैं आपके झांसी के अंदर। कहाँ पर मिलते हैं? आपके झांसी के अंदर। कहाँ पर मिलते हैं बच्चों? झांसी के अंदर। अगला क्वेश्चन है 98, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी या माधवाचार्य। कौन थे भैया? वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो भैया वो थे आपके निम्बार्क। कौन थे भैया? निम्बार्क थे। कौन थे भैया? निम्बार्क। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निम्बार्क थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, वनवाली, हुलास। बताइए जल्दी से। तो भैया कौन सा है? हुलास उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है ना। हुलास कहां पर? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या इलाहाबाद में। तो भैया ये हुआ था आपका कहां पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ था बच्चों? इलाहाबाद के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था बच्चों? इलाहाबाद। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं। और जो बच्चे प्रिंटेड नोट्स, प्रिंटेड सेट पेपर खरीदना चाह रहे हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप। अगर ये आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रिंटेड नोट्स, प्रिंटेड सेट पेपर चाहिए भैया, प्रिंटेड सेट पेपर चाहिए, तो इस नंबर पर आप क्या करिए? कांटेक्ट कीजिए। और पीडीएफ के लिए ऑलरेडी बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। विजन एग्री एकेडमी एक नया कॉन्सेप्ट भी आपका संडे से शुरू करने वाले हैं। पर डे सेट पेपर मतलब डेली के आपके 100 क्वेश्चन, जो कि यूट्यूब पर नहीं होगा, आपका जो है पूर्ण रूप से आपको पीडीएफ में ऐप पे मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता भी दूं अपने कोर्सेज के बारे में। आज क्लास हो गई है, अब तो मैं फ्री हूं ना, अपना प्रमोशन करने के लिए क्या हूं? फ्री हूं भाई। अब आप हमें रोक नहीं सकते कि सर प्रमोशन कर रहे हो आप। अब तो हम दम से प्रमोशन करेंगे, क्योंकि हमने क्लास क्या कर दी है? खत्म कर दी है भैया, क्लास हमने खत्म कर दी। तो जो बच्चे ब्रह्मास्त्र की सेट या टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश राज जी, प्रवेश वर्मा जी। आपसे बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके ये। ठीक है, तो जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है इसकी पीडीएफ जो बाय करना चाहते हैं वो कहाँ पर जाएं? नीचे जाइए, आपका डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। विजन एग्री एकेडमी आप जो है प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसको अगर ये आप प्रिंटेड चाहते हो तो आपको जो है नंबर दिया है, उसी पर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा प्रिंटेड के लिए। ब्रह्मास्त्र आपका प्रिंटेड में उपलब्ध हो गया है। ठीक, आपके 25 सेट पेपर 399 में और पीडीएफ के फॉर्म में आपके जो है 199 रुपये में कंप्लीट प्रैक्टिस 25 सेट पेपर फुल लेंथ जो है उपलब्ध है। ठीक, और साथ ही साथ आपका जो है स्टडी मटेरियल, देखो मैंने जो नोट्स तैयार किए ना बच्चों, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, मुझे टाइम लग गया करीबन 6 से 7 महीने का सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करने में नोट्स, है ना। तो मैं क्या करता गया, ऑफलाइन में पढ़ाता भी गया, साथ में साथ नोट्स भी प्रिपेयर करता गया। पूरा सिलेबस, कोई भी आपको सिलेबस नहीं देगा पूरा। यहाँ पर आपके करीबन 1400 से 1500 पेजेस है।
इसमें स्टडी मटेरियल में। इसका प्राइस हमने 1500 रुपये रखा है हिंदी माध्यम में। पूरा कंप्लीट एग्रीकल्चर, यहाँ पर यूपीजी के कंप्यूटर नहीं है, मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ। इसमें केवल अभी मैंने पूरा एग्रीकल्चर कंप्लीट किया है। जो भी इसे मंगाना चाहे तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें 1200-1300 रुपये हमारी प्रिंटिंग की कॉस्टिंग आती है, और आपका जो है स्पाइरल बाइंडिंग में प्रोवाइड कराते हैं, और 200 से 300 रुपये हमारा जो है डिलीवरी चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट चीज आपका जो है वो है आपका पीडीएफ नोट्स। जो बच्चे ये कहें कि प्रिंटेड नहीं ले सकते हैं, है ना, जो प्रिंटेड नहीं ले पा रहे हैं वो पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट देखो, एप्लीकेशन उपलब्ध है, सब कुछ है, वेबसाइट है, ऐप है, सब कुछ है, ठीक। वहां से आप जो है 499 कृषि का, कंप्यूटर, यूपीजी का कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं। योद्धा बैच जो एनरोल करना चाहे वो एनरोल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर आपका टेस्ट सीरीज है, 40 टेस्ट पेपर, अभी तक आपके 12 से 13 टेस्ट पेपर ऐड कर दिए गए हैं इसमें। एग्जाम तक आपको 40 सेट पेपर फुल मिलेंगे, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। 299 जो है टेस्ट सीरीज का प्राइस है। बढ़िया से आपको सारे पीडीएफ हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे लाइव क्लास हो, चाहे ई बुक हो, सबके लिए कहाँ पर जाना है, विजन एग्री अकेडमी .in या विजन एग्री अकेडमी प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगा। चलिए तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। थैंक यू दोस्तों।